Hi guys, welcome to Achiever Online Education Platform. I am Sakshi, you know me very well. हम पहले बहुत सारे वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं. आज हम अपनी वीडियो सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं इनकम टैक्स के अंदर, दैट इज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ये हमारा रेजिडुअरी हेड होता है. रेजिडुअरी हेड का मतलब होता है बेटा लास्ट का बचा हुआ हेड. हमारे जो 5 हेड्स होते हैं, हमारा एक पंजा होता है 5 हेड का, जिसके अंदर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी यानी कि प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. उसके बाद हम बात करते हैं बेटा कैपिटल गेन, फिर आता है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. तो आज हम बात करने वाले हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बारे में. अदर सोर्सेज मीन्स दैट कि आपने अगर कहीं जॉब करके पैसा कमाया तो कहाँ टैक्स दोगे? सैलरी हेड में, बिल्कुल. अगर आपने कहीं अपना घर रेंट पे दे रखा है, कोई इनकम आ रही है, कहाँ टैक्स दोगे? हाउस प्रॉपर्टी में. अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो कहाँ टैक्स पे करेंगे? पीजीबीपी में. अगर हम कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो कहाँ टैक्स पे करेंगे? कैपिटल गेन में. लेकिन बाकी बचे हुए टैक्स का क्या करें? जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं कॉलेज लेक्चरर हूँ, तो मैं कॉलेज में टीच करती हूँ, तो मुझे कॉलेज वाले सैलरी देते हैं, तो मेरा सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाती है. लेकिन मैं एग्जाम ड्यूटी भी तो देती हूँ ना, मैं पेपर की भी चेकिंग करती हूँ, मैं एक्सटेंशन लेक्चर के लिए भी जाती हूँ, मुझे कोई अवार्ड भी मिलते हैं, मेरे को कोई अदर बुक लिखती हूँ तो मेरे को अदर कोई रॉयल्टी भी मिलती है, कोई कॉपीराइट का इशू भी मुझे मिलता है. तो बहुत सारी मेरी अदर इनकम हो जाती है. तो मैं कहाँ टैक्स दूंगी बेटा? मैम सीधी सीधी सी बात है, ये आपकी अदर इनकम है, आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, अदर इनकम है, तो ये सभी इनकम क्या है? आप अदर सोर्स में टैक्स दोगे. बिल्कुल, ये सभी हमारी अदर इनकम्स रहती हैं, तो हम यहाँ अलग से टैक्स पे करेंगे. जैसे आप हो, आप मान लीजिए आपने क्या किया है, आप ठीक है सैलरी ले रहे हो, जॉब कर रहे हो, इट ओके. लेकिन इट इज़ ओके, लेकिन आपने मान लीजिए कोई लॉटरी लगी है आपकी, या आप कौन बनेगा करोड़पति की गेम खेलने चले गए, केवीसी की गेम खेलने चले गए, आपकी ना लॉटरी लगी, आपको वहाँ 1 करोड़ रुपए जीत गए आप. ठीक है, आप एक बड़े ही लकी पर्सन हो, आप 1 करोड़ जीत गए, कहाँ टैक्स पे करोगे? क्या आपका सैलरी हेड है? क्या अमिताभ बच्चन आपके एम्प्लॉयर है? नहीं है ना. हाँ, जहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है वहाँ पर क्या होगा? सैलरी हेड में टैक्स पे करेंगे. तो हम सैलरी भी कट गया. रेंट मिला नहीं हाउस प्रॉपर्टी का, तो वहाँ पर भी टैक्स पे नहीं करोगे. आप कोई बिजनेस नहीं करके आए तो आप वहाँ भी टैक्स पे नहीं करोगे. ठीक है, और आपने कोई प्रॉपर्टी भी सेल नहीं की तो आप वहाँ भी टैक्स पे नहीं कर रहे हो. तो मतलब कि आप टैक्स कहाँ पे करोगे? तो हम टैक्स पे करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, कि हमारी कमाई क्या है? अदर सोर्स की है. जैसे मान लीजिए कोई इंटरेस्ट मिल रहा है किसी से, कोई डिविडेंड मिल रहा है, हम कहाँ टैक्स पे करेंगे? अदर सोर्स में टैक्स पे करेंगे. हमने कोई कार्ड गेम जीत ली, अदर सोर्स में टैक्स पे करेंगे. ठीक है जी. कोई रॉयल्टी की इनकम है, अदर सोर्स में टैक्स पे करेंगे. तो इस तरीके से ये रेजिडुअरी हेड होता है कि जो इनकम बाकी 4 हेड में नहीं आएगी, वो कहाँ लाई करेगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में. तो इसीलिए इसका नाम क्या है? रेजिडुअरी हेड. यानी कि बचा खुचा जो भी सामान है, कहते हैं ना कि घर का एक स्टोर रूम होता है, जो बाकी कमरों में सामान नहीं आता तो स्टोर रूम में डाल दो, वैसे ही जो बाकी 4 हेड में नहीं आता उसको कहाँ डाल दो? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल दो. इसीलिए इसको 5th हेड, लास्ट हेड कुछ भी बोल सकते हो आप. तो यहाँ पर ना कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं. पहला अमेंडमेंट क्या है कि डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट. ये 2021 के अंदर अभी अभी अमेंडमेंट हुआ है. 2021 लेटेस्ट अमेंडमेंट है आपका 2021 का, कि जो डिविडेंड है, पहले क्या होता था, शेयर होल्डर के हैंड में डिविडेंड एग्जाम्प्ट होता था. मैं किसी कंपनी के शेयर ले रही हूँ और वो डोमेस्टिक कंपनी है, हमारी इंडियन कंपनी है, तो 10 लाख रुपए तक मेरा डिविडेंड पहले एग्जाम्प्ट होता था. लेकिन आजकल क्या है, वो उस डिविडेंड को टैक्सेबल बना दिया है. तो अब 100% डिविडेंड आपका टैक्सेबल है आपके हाथ में. डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट. दूसरा कहता है कि जो मैं बात करती हूँ टीडीएस की, टीडीएस हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 25%. कोविड का टाइम आया, कोविड के टाइम में भाई लोगों ने बोला खाने के लिए तो पैसा है नहीं, आप पहले टीडीएस काट लो, हमारे से टैक्स ले लो. सरकार कहती है चलो भाई तुम डरो मत. टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कि जहाँ पर पैसा कमाया वहीं का वहीं उसका टैक्स डिडक्ट हो जाता है. जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ फिर से केबीसी का, कौन बनेगा करोड़पति. आपको लॉटरी लग गई, 1 करोड़ जीत लिया आपने, क्या आपको 1 करोड़ रुपए मिलता है? नहीं जी. आपको मिलेगा 30% विनिंग फ्रॉम जो लॉटरी, हॉर्स रेस, कार्ड गेम, इनका 30% फिक्स्ड अमाउंट होती है, 30% टैक्स लगता है इनके ऊपर. तो 30% काट के आपको 70 लाख रुपए देंगे वो. और ये 30% जाकर के किसको जमा करा देते हैं? गवर्नमेंट को जमा करा देते हैं. ठीक है, तो ये होता है टीडीएस,
कि इन्होंने आपका टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड, कहाँ डिडक्ट हुआ, एट सोर्स, जहां पर आपने कमाया उन पर्सन्स ने आपका टैक्स डिडक्ट कर लिया और आपको बाकी बचा हुआ पैसा दिया, और जो टैक्स डिडक्ट हुआ वो कहाँ पर जाके जमा करा दिया बेटा, वो जमा करवा दिया आपका गवर्नमेंट के पास में। ठीक है जी। अब लोगों ने कहा कि भाई खाने के लिए तो पैसे है नहीं कोविड के टाइम पर, आप हमारा टैक्स डिडक्ट कर रहे हो, तो गवर्नमेंट कहती है चलो ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, आपका टैक्स रिड्यूस करके 25% कर देते हैं। तो जहां पर आपको पहले 1% किसी चीज पे टैक्स की रेट लगती थी, अब 0.75 हो गई है, 25% उसमें रिडक्शन आ गई है। ये चीज याद रखनी है आपको। कब आई थी ये? 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 का प्रोविजन था कि टीडीएस की रेट को रिड्यूस करके कितना परसेंट कर दिया जाए, रिड्यूस्ड बाय 25%, कि अगर आप 2% किसी चीज पे टैक्स पे कर रहे हो तो आप उसका 25% रिड्यूस करो। 1 रुपया किसी चीज पर टीडीएस पे कर रहे हो तो आप उसका 25% रिड्यूस करके 75 पैसे का टीडीएस पे करोगे। समझ में आ? तो जितने भी टैक्स की रेट है कि पहले अगर आप किसी चीज पे 10% का टीडीएस पे कर रहे हो, गवर्नमेंट कहती है 25% आप कम कर लो, तो अब आप उसके ऊपर 7.5% का टीडीएस पे करोगे। ये अमेंडमेंट आया आपका 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 के लिए था। तो ये 2 अमेंडमेंट देखने को मिले हैं। ये टीडीएस के चैप्टर में भी मिलता है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के चैप्टर में भी मिलता है ये अमेंडमेंट। और डिविडेंड जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है। और ये जो 25% की बात है ना, अभी हाल ही के अंदर 2021-22 का जो एनटीए नेट का पेपर हुआ है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो आपका पेपर हुआ है, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एट व्हाट परसेंट टीडीएस इज रिड्यूस्ड एट व्हाट परसेंट, 25%, 30%, 5% या 20%। तो हमारा आंसर रहेगा 25%। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। क्लियर? तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो बेटा देखिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इज द रेजिडुअरी हेड ऑफ इनकम, दोज इनकम्स विच आर नॉट टैक्सेबल इन अदर 4 हेड्स गेट प्लेस हेयर, कि भाई जिसको कहीं और जगह नहीं मिलती वो सारे यहीं आ जाओ, सीधी सी बात है जनरल लैंग्वेज में। तो यहाँ पर जो टैक्स लगेगा, देखो कौन कौन सी इनकम्स पर टैक्स लगता है। स्पेसिफिक इनकम्स चार्जेबल अंडर दिस हेड ऑफ इनकम इज सेक्शन 56 सबसेक्शन 2। ये याद रखनी है कि स्पेसिफिक इनकम्स के केस में 56 यानी कि 56 सबसेक्शन 2 कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल होती है, तो दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जहाँ पर कौन कौन सी ऐसी इनकम्स आती है जो टैक्सेबल होंगी, तो सबसे पहली इनकम आएगी जी आपकी डिविडेंड की। दूसरी इनकम आएगी इनकम फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल होती है भाई, जो पजल की गेम है। जैसे आपने न्यूज़पेपर के अंदर डेली अपना पजल का कॉलम आता है, हम पजल की गेम खेलते रहते हैं और हम मान लीजिए 1 महीने में या जो भी विनर होता है उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसको जो प्राइज़ मिलता है क्रॉसवर्ड पजल खेल के, उसकी जो प्राइज़ मनी होती है वो भी कहाँ टैक्सेबल होगी, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। रेस इज इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, घोड़ों की दौड़ होती है, उसमें जीत गए, वो भी आपकी कहाँ टैक्सेबल होगी, वो इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल होगी। कार्ड गेम है, ताश पत्ते खेल रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो, स्पेक्यूलेशन कर रहे हो, यहाँ से जो जीत रहे हो, बैटिंग शर्त लगा के जीत रहे हो, इस तरीके की कोई भी इनकम है वो कहाँ टैक्सेबल हो जाएगी, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। थर्ड है एनी सम रिसीव्ड बाय द असेसी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एज कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड और सुपरएनुएशन फंड और एनी फंड सेटअप अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। ईएसआई जो एक्ट है 1948, इसके तहत कोई भी फंड बनाया गया है, उस फंड से आपको जो मनी मिल रही है रिसीव्ड बाय द असेसी, करदाता के द्वारा इन फंड्स से आपको जो मनी मिल रही है उस मनी को कहाँ टैक्सेबल करोगे, उसको टैक्सेबल करेंगे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, मैंने बताया आपको डिबेंचर खरीद रखे हैं आपने, सिक्योरिटी से इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने शेयर्स खरीद रखे हैं, आपको डिविडेंड मिल रहा है, आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है, कोई भी ये अदर सोर्स की जितनी भी इनकम्स है सब आपके कहाँ टैक्सेबल हो जाएंगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। उसके बाद है इनकम फ्रॉम मशीनरी प्लांट फर्नीचर लेट ऑन हायर इफ द इनकम इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर पीजीबीपी। वो कहता है कि कोई भी मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर है, आपने उसको किराए पे दे रखा है, ठीक है, और आप उसका जो रेंट ले रहे हो ना, अगर वो पीजीबीपी हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाता है तो यहाँ नहीं आएगा, अगर वो वहाँ टैक्सेबल नहीं होता उस हेड में तो फिर उसको कहाँ टैक्सेबल करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इसीलिए मैं जब भी बोलती हूँ, मैंने एग्रीकल्चर का चैप्टर कराया, जब भी मैंने यही बात बोली थी कि बेटा जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है
या तो वो बिजनेस में जाएगी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। वो डिपेंड ऑन सिचुएशन है कि वो कौन से हेड की इनकम है और उसको कहाँ डालना है। ठीक है, उसके बाद है हमने सबलेट का केस देखा था एक। इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑन हायर मशीनरी प्लांट ऑल्सो बिल्डिंग एंड लेटिंग ऑफ द बिल्डिंग इज इंस्पेरेबल। एक कंपोजिट रेंट का केस बताया था मैंने आपको कि बिल्डिंग मिल रही है, बिल्डिंग के साथ आपको फर्नीचर भी मिल रहा है, लिफ्ट भी मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, पार्किंग, सारी फैसिलिटी मिल रही है और सबका एक कंपोजिट रेंट है। आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते। आपको ये नहीं पता कि बिल्डिंग का कितना रेंट है, प्लांट का कितना है, मशीनरी का कितना है। तो उस केस में बेटा वो जो रेंट है वो कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा? आपका टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम रिसीव्ड एज अ अंडर ए कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, कीमैन का मतलब होता है मेन पर्सन, मुखिया। अब मान लीजिए हमारी कंपनी में ना एक कीमैन है, जैसे आपकी एकेडमी में कीमैन कौन है? निशा शर्मा मैम है ना, शर्मा ही है वो, शायद निशा मैम है। ठीक है, तो जो निशा मैम है आपके एकेडमी में जो की पर्सन है, तो अब उनके बिना तो एकेडमी चल नहीं सकती। आजकल हर एक का इंश्योरेंस होता है। तो हमारी कंपनी के अंदर जो मेन टॉप पर्सनैलिटी होता है, सीईओ हो गए, मैनेजर हो गए, जो भी हो गए, तो कंपनी क्या करती है, उनका पहले से एक इंश्योरेंस कराती है जिसको बोलते हैं की मैन इंश्योरेंस, कि अगर वो छोड़ करके जाते हैं कंपनी को तो उनके जाने से ना कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि उनके एक एक आइडिया की कॉस्ट 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ की होती है। अगर वो चले गए तो कंपनी को बेटर आइडिया कौन देगा, कंपनी को कौन चलाएगा? अगर उनकी डेथ हो जाती है कि वो छोड़कर कंपनी को चले जाते हैं, तो उस केस में जो उनके नाम पर जो इंश्योरेंस करा रखा होता है कंपनी ने, वो पर्सन जो छोड़ के जाएंगे उसकी जगह हम जो नए पर्सन को रिप्लेस करके आएंगे, तो वहाँ पर जो कॉस्ट लगेगी हम उस इंश्योरेंस मनी से उस कॉस्ट को फुलफिल कर सकते हैं। तो उसके लिए कहता है कि इनकम रिसीव्ड अंडर ए कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग ए बोनस ऑन सच पॉलिसी इफ इनकम इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी और अंडर द अदर हेड सैलरी। कहता है कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पैसा मिलता है, अगर वो ना तो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल है ना सैलरी हेड में टैक्सेबल है, तो वो कहाँ टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। डन हो गया? तो कौन कौन सी इनकम है बेटा? यहाँ डिविडेंड की है, सिक्योरिटीज़ की है, और इंश्योरेंस पॉलिसी है कौन सी? कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कंपोजिट रेंट है, सबलेट की इनकम है, और आपकी अदर कोई सुपर एनुएशन फंड से या प्रोविडेंट फंड से एसएससी को जो मनी मिल रही है उसकी भी इनकम यहाँ पर टैक्सेबल हो जाती है। क्लियर हो गया? विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेस, कार्ड गेम, बैटिंग, किसी भी नेचर की कैजुअल इनकम, वो भी आपकी कहाँ टैक्सेबल हो जाएगी? अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल हो जाती है। डन हो गई बात? ओके। अब चलते हैं हम एनी पर्सन रिसीव्स इन एनी प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी पर्सन। देखो, कोई भी बंदा किसी भी प्रीवियस ईयर में किसी भी थर्ड पार्टी से कोई भी प्रॉपर्टी लेता है। प्रॉपर्टी दो प्रकार की, कोई भी प्रॉपर्टी लेता है, एनी सम ऑफ मनी ले रहा है, कोई भी प्रॉपर्टी लेगा या कैश ले लेगा। मैंने आपको क्या किया है, या तो कैश दे दिया या प्रॉपर्टी दे दी, दो हिस्से बना दो, या तो कैश दे दिया या प्रॉपर्टी दे दी। अगर मैंने एनी सम ऑफ मनी दिया और विदाउट कंसिडरेशन, भाई तुम एक फ्री में बैठे खाली बैठे हो, मैंने 50,000 से ज़्यादा की रकम दे दी, द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ विच एक्सीड 50,000, 50,000 से ज़्यादा की रकम मैंने तुम्हें खाली बैठे को गिफ्ट के रूप में दे दी, तो क्या क्या करोगे उस पैसे का? 50,000 से कम की रकम है तो हम मैडम इंक्लूड नहीं करेंगे हमारी इनकम में, लेकिन अगर 50,000 से ज़्यादा की रकम है द होल ऑफ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच सम, जितनी वैल्यू मैंने मान लीजिए 1 लाख दे दी, 2 लाख दे दी, 5 लाख दे दी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के, बिना कोई काम कराए 5 लाख रुपए दे दिए मैंने आपको, तो वो 5 लाख के 5 लाख सारे आपकी इनकम के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ में आया? ऐसे नहीं कि फ्री में ही किसी से कुछ भी ले लोगे, ऐसे थोड़ी होता है। उसके बाद है एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है जी मैम, आपने बोला पैसे ले लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह हिला नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते। जैसे घर है, लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, भाई जमीन है, जो मान लीजिए आपकी हरियाणा के अंदर जमीन है, वो तो हरियाणा में ही रहेगी ना, वो जाके यूपी में तो शिफ्ट हो नहीं सकती। तो कोई भी ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी है बिना किसी कंसिडरेशन के, यानी कि बिना किसी प्रतिफल के, बिना किसी वापस कोई पैसे लिए, जिस जमीन की या जिस भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा हो और आपको बिना कोई मेहनत किए वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, तो कितनी उसकी जो वैल्यू है वो आपको टैक्स लगेगा?
स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी। जैसे ना हम घर खरीदते हैं तो हम एक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, रजिस्ट्री के पेपर बनवाते हैं, तो उसके ऊपर ना स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू की एक टिकट लगती है। तो कहते हैं कि बिना किसी कंसिडरेशन के अगर 50,000 से ज़्यादा वैल्यू की अगर आपने कोई घर या कुछ भी किसी के नाम किया है, तो कितनी वैल्यू उस पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफ़र जो की गई है तो उसका कितना टैक्स लगेगा। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के कागज़ के ऊपर जितनी वैल्यू लिखी गई है उतनी आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। अब किसी ने बोला कि मैम मेरे को एक बात और बता दो, आप बोलते हो कि बिना कुछ पैसे दिए हमें कोई फ्री में इमूवेबल प्रॉपर्टी दे दी। अब मैं बोलता हूँ कि मैम मैंने ना एक कंसिडरेशन पे किया, मैंने ना कुछ पैसे दे दिए उनको, फिर उन्होंने मेरे को एक इमूवेबल प्रॉपर्टी दे दी, उस केस में कितना टैक्स लगेगा। तो देखिए, द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी एज एक्सीड सच कंसिडरेशन। भाई मान लो उस पे कागज के टुकड़े के ऊपर 20 लाख रुपए लिखा हुआ है, लेकिन आपने मेरे को सिर्फ 5 लाख रुपए का प्रतिफल दिया है, तो 15 लाख रुपए पे फिर टैक्स लग जाएगा। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी एज एक्सीड सच कंसिडरेशन, उस कंसिडरेशन से जितनी ज़्यादा होगी। इफ़ द अमाउंट ऑफ सच एक्सेस इज मोर देन द हायर ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट, अगर वो जो अमाउंट है वो हायर बन रही है तो किससे, अमाउंट ऑफ 50,000, वही बात है कि वो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर अमाउंट इक्वल टू 10%, या जितनी प्रॉपर्टी है उसके 10% के इक्वल होनी चाहिए। तो भाई जितना आपने मुझे कंसिडरेशन पे किया वो घटा लो, बाकी इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन शर्त क्या है कि उसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। समझ में आया? तो सीधी सीधी सी बात है, गोल चक्कर खाने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी सी बात है कि मैं आपको फ्री में कोई पैसे दे रही हूँ, मनी दे रही हूँ, खाली थोड़ी लोगे। सरकार कोई पागल थोड़ी बैठी है कि मेरा टैक्स इतना ज़्यादा बनता है, मैं ना फ्री में अपने रिश्तेदारों में पैसे बांट रही हूँ या किसी को भी ऐसे पैसे बांट रही हूँ। तो उस केस में जिसको भी मैं पैसे दे रही हूँ उनकी वो उस पैसे के ऊपर उनका इनकम टैक्स चार्ज हो जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, अगर वो पैसा 50,000 से ऊपर की राशि का है। तो अगर मैं किसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रही हूँ और वो भी 50,000 से ऊपर की राशि की, और मैंने बदले में कुछ भी नहीं लिया उनसे, तो जितनी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है पूरी पे चार्ज पे टैक्स लग जाता है। अगर मैंने कुछ कंसिडरेशन लिया तो वो लेस हो जाएगा, फिर टैक्स लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हम बात करती हूँ मैं इसी के अंदर ही कि पीछे हमने मनी की बात कर ली और इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात भी कर ली। अब मैं बात करती हूँ एनी प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा कोई अदर प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी के अंदर जैसे आ जाएगा। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन की बात करूँ तो मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाता है लैंड, बिल्डिंग। अब मूवेबल प्रॉपर्टी में देगा शेयर्स, सिक्योरिटी, ज्वेलरी। आर्कियोलॉजिकल करेक्शन होता है, जैसे आर्कियोलॉजिकल, जैसे किसी को पेंटिंग्स करने का शौक होता है या पुराने प्राचीन वस्तुएं स्कल्पचर्स इकट्ठे करने का शौक होता है, तो उसके पास वो सारी चीज़ें हैं, ड्राइंग है, पेंटिंग है, कोई भी आर्ट वर्क है, तो ये सब किस में आ जाएगा, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट बनता है। तो अगर एनी अदर कोई भी प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा और वो ट्रांसफ़र की जा रही है बिना किसी कंसिडरेशन के और जिसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तो कितनी वैल्यू उसकी टैक्सेबल हो जाएगी, जितना आपने दिया होल ऑफ द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी, कि जितना आपने उसको मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि बाइक दे दी, मान लीजिए बाइक दे दी, 5 लाख की बाइक दे दी आपने उसको, बाइक की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा ही है और आपने 5 लाख की बाइक फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी उसको, तो जितनी बाइक की मार्केट वैल्यू है उस टाइम पर उसने फिर उसका टैक्स लग जाएगा। अगर आपने उससे कुछ कंसिडरेशन लिया है तो वो लेस हो जाएगा वहां पर। अब मैं बात करती हूँ कि मैं किस किस को ये दे सकती हूँ और किसको नहीं दे सकती, कहाँ पर ये टैक्सेबल होगा। लेकिन जो ये अबव प्रोविजन है ना गिफ्ट के, कि भाई मैं फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को 50,000 से ऊपर की मनी का गिफ्ट दे देती हूँ, जैसे किसी की शादी हो गई, मैंने उसको 1 लाख रुपए की गिफ्ट दे दी, गोल्ड की चेन दे दी या कुछ भी दे दिया, 1 लाख की कोई पेंटिंग दे दी, तो उस बंदे की वो मैंने उससे कुछ नहीं लिया, उस बंदे की वो 1 लाख रुपए कहाँ टैक्सेबल हो जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। लेकिन ऐसा प्रोविजन कहाँ अप्लाई नहीं होता जहां हम अपने रिलेटिव्स की बात करते हैं। अगर हम मेरी रियल सिस्टर की मैरिज हो रही है और मैं उसको ये गिफ्ट दे रही हूँ, तो वो फिर उसका टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो ये प्रोविजन किस पर अप्लाई नहीं होते, रिलेटिव पर। अंडर ए विल और बाय वे ऑफ हेरिटेंस, एक ही वंश के जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होते। मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल, मेरी मैरिज हो रही है और मुझे तब गिफ्ट मिल रहा है, तब ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा। अगर डेथ हो रही है किसी पेयर की और डोनर की और उसने मुझे डेथ के टाइम पर कुछ दिया है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा।
लोकल अथॉरिटी को मिल रहा है या ट्रस्ट को मिल रहा है या फिर कोई ऐसा इंडिविजुअल है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर्पस के लिए चलाया जा रहा है, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें फिर टैक्सेबल नहीं होती। ये प्रोविज़न इन चीज़ों पर अप्लाई नहीं होते। अब रिश्तेदारों में कौन कौन आ जाएगा भाई, मैंने मेरे रिश्तेदार की शादी में, एक रिलेटिव की शादी में 50,000 से ऊपर का फ्री गिफ्ट दे दिया या बाइक दे दी 50,000 से ऊपर की, या फिर कोई घर दे दिया, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी या मनी, तीन ही केस है, तीनों में वैल्यू 50,000 से ऊपर है और मैंने कोई कंसिडरेशन नहीं लिया, तो भाई अगले की इनकम में तो पूरा पूरा इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन किस केस में ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होते? इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल स्पाउस, यानी कि एक हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ और वाइफ के लिए उसका हस्बैंड, उसको क्या बोला जाता है? स्पाउस, जीवन साथी। तो अगर मैं अपने हस्बैंड को गिफ्ट दे रही हूँ तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा उनके। अगर मेरे ब्रदर और सिस्टर मुझे मेरी मैरिज पर गिफ्ट दे रहे हैं 50,000 से ज़्यादा का, तो मेरे लिए टैक्सेबल नहीं है। ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, अब एक लड़के की शादी है, बॉय की शादी है और उसकी वाइफ के भाई बहन आकर के उस लड़के को कोई गिफ्ट दे करके जाते हैं, तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। अगर मान लीजिए ब्रदर और सिस्टर ऑफ ईदर ऑफ द पेरेंट ऑफ द इंडिविजुअल, अब लड़के की शादी हो रही है, तो उस लड़के के जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के ब्रदर और सिस्टर है, यानी कि चाचा चाची मामा मामी अगर कोई गिफ्ट दे के जाते हैं तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। लीनियल असेंडेंट है और डिसेंडेंट है। असेंडेंट डिसेंडेंट का मतलब है लीनियल वंशज, चाहे वो हमसे बड़े हों या छोटे हों, जो हमारे एक ही परिवार के, एक ही गोत्र के व्यक्ति हैं और वो भी हमें क्या करते हैं, कोई फ्री गिफ्ट दे करके जाते हैं, तो वो भी हमारा टैक्सेबल नहीं होता। तो आपके सामने यहाँ एक एग्जाम्पल ड्रॉ किया गया। पेपर में ना ये चीज़ आ जाती है कई बार कि जो गिफ्ट मिला है 50,000 से ऊपर की वैल्यू का है, बिना किसी कंसिडरेशन के है, और मिस्टर राम ने कोई अपने बिजनेस पार्टनर को मिस्टर श्याम को पे किया, तो बताओ क्या ये टैक्सेबल होगा? बिल्कुल टैक्सेबल होगा। बिजनेस पार्टनर के केस में होगा, लेकिन अगर ये बोल दे कि मिस्टर श्याम ने अपनी वाइफ को दिया तो कोई टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? ओके, तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। तो बेटा ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सबसे आसान हेड है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। भाई बचा कुछ सामान गोदाम में डालना है हमने अपने घर का, गोडाउन में क्या क्या डालेंगे? डिविडेंड, इंटरेस्ट, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, क्विज, गेम, यह सब का पैसा डाल देंगे। इंश्योरेंस पॉलिसी की मैन की वो डाल देंगे। फ्री में गिफ्ट मिल रहे हैं वो डाल देंगे। लेकिन अगर गिफ्ट रिलेटिव से मिल रहे हैं तो वो नहीं डालेंगे। भाई क्यों? हम अपने रिलेटिव के जो गिफ्ट होते हैं संभाल के रखते हैं ना, गोदाम में थोड़ी ना डालते हैं घर के स्टोर हाउस में। तो ऐसे माइंड में कंसेप्ट को बिठाना होता है, ठीक है। अब देखो, चलो हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि स्पॉज मिस्टर रमेश इज द रेसिपिएंट ऑफ द गिफ्ट सम ऑफ मनी गिफ्ट रिसीव्ड फॉलोइंग रिलेटिव्स शैल बी एग्जाम्प्ट। कि मिस्टर रमेश को उस गिफ्ट मिल रहे हैं और कौन कौन से गिफ्ट है जो उसके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे भाई। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले बात करती हूँ तो मैं वाइफ ऑफ रमेश, रमेश को उसकी वाइफ से मिलेगा वो भी एग्जाम्प्ट है। ब्रदर और सिस्टर से मिलेगा रमेश को, वो भी एग्जाम्प्ट है। ब्रदर और सिस्टर ऑफ द वाइफ ऑफ रमेश, रमेश की वाइफ के भाई बहन से मिलेगा वो भी एग्जाम्प्ट है। फादर से मिलेगा, मदर से मिलेगा, ग्रैंडफादर, फादर सन से, ग्रैंड डॉटर से, ग्रैंड सन से, और फादर ऑफ द वाइफ ऑफ रमेश यानी कि फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, फिर उसके वाइफ के ब्रदर सिस्टर से, यानी कि एक ही परिवार के वंशज हो, चाहे पत्नी के रिलेटिव हो चाहे पति के रिलेटिव हो, उन सब से जो गिफ्ट मिलते हैं, बेटा बहू पोता, इन सब से जो गिफ्ट मिलते हैं ये हमारे एग्जाम्प्ट होते हैं। शॉर्ट समरी यही है। क्लियर हो गई बात? उसके बाद 9th पॉइंट में बात करती हूँ मैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉम्पनसेशन ऑन एन अनाउंस्ड कंपनसेशन शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। अब कंपनसेशन की बात आ रही है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉम्पनसेशन, मैंने पहले ही बोला किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट हो आपका कहाँ आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। भाई आपको कोई चीज़ कहीं से कंपनसेशन की अमाउंट मिल रही है, किसी कंपनी ने आपको कंपनसेट किया है, आपका कोई नुकसान हो गया था, कंपनी ने आपको कंपनसेट कर दिया, उस कंपनसेशन के ऊपर जो इंटरेस्ट है ना, वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाता है। उसके बाद है वेयर अ क्लोजली हेल्ड कंपनी इशू शेयर टू अ रेसिडेंट पर्सन for a consideration exceeding the face value of such share, the deemed income shall be considered received less market value of the shares. The tax leviable on such income is popularly known as angel tax. Angel tax का कंसेप्ट ये होता है कि कंपनी ना बाहर तो क्या कर रही है, 100 रुपये का शेयर बेच रही है, लेकिन मैं कंपनी में काम करती हूँ, कंपनी मुझे 80 रुपये का दे देती है।
कंपनी कहती है चलो अपना ही बंदा है, कोई ना, इसको कम पैसे का दे दो। तो ये जो बीच का डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड 20 रुपये। इस 20 रुपये के ऊपर जो टैक्स लिया जाएगा दैट इज कॉल्ड एंजल टैक्स। और एंजल टैक्स कहाँ टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। उसके बाद है 11th पॉइंट है कि अगर एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड एज एन एडवांस इन द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट एंड सच नेगोशिएशन फेल द अमाउंट सो फॉरफिटेड। इसका मतलब हो गया कि भाई कोई भी कैपिटल एसेट मतलब ना मेरे को ना कोई घर लेना है, जनरल लैंग्वेज में समझाती हूँ मैं, कि मुझे कोई घर लेना है और मैं घर देखने के लिए चली गई, मेरे को ना एक बहुत बढ़िया कोठी पसंद आ गई जिसकी वैल्यू थी 20 लाख रुपए, एक घर पसंद आ गया, मैंने उसको टोकन मनी दे के आ गई 3 लाख रुपए की, टोकन मनी मतलब एडवांस में। 4 दिन के बाद मैं मना कर देती हूँ कि मेरे को आपका घर नहीं लेना है। मिस्टर ए को मैं 3 लाख रुपए दे के आ चुकी हूँ और मैं उसको बुकिंग करके आ गई मेरे घर की, जो मैंने नया घर लेना है, उसने बेचना था, मैंने लेना था। 4 दिन बाद मुझे पता लगता है कि ये घर अच्छा नहीं है, जो भी मैं अपना माइंड सेट चेंज कर लेती हूँ और मैं बोलती हूँ कि नहीं अब मुझे आपका घर नहीं लेना। ए ने क्या किया है, इस 3 लाख को जब्त कर लिया, फॉरफिट कर लिया, बोला अब ये टोकन मनी आपको वापस नहीं मिलेगी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप रख लो। तो ए के लिए जो टोकन मनी की राशि है 3 लाख रुपए, ये भी टैक्सेबल होगी। कहाँ पर टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर ये टैक्सेबल होगी आपकी। उसके बाद बात करते हैं हम एनी कॉम्पनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड by any person in connecting with the termination of his employment or modification of the term and condition relating thereto shall be taxable to income tax under the head income from other sources। सिंपल सी बात है। जब मैंने कोई कंपनी ज्वाइन की थी ना, तो उन्होंने मेरे को कहा था कि भाई आपको इस कंपनी में सिर्फ 9 से 5 बजे तक ही काम करना है, इतना HRA मिलेगा, बोनस मिलेगा, आपको ओवर टाइम का भी मिलेगा, आपका इंक्रीमेंट भी लगेगा। उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया वादे कर दिए। जब मैंने कंपनी ज्वाइन की, उन्होंने टर्मिनेट कर दिया, अपने सारे वादे तोड़ दिए। मैंने कहा कंपनी को भाई मेरे को तो कॉम्पनसेशन दे दो, आपने जितने वादे तोड़े हैं ना मेरे को तो कॉम्पनसेट करो इस चीज़ के लिए। कंपनी कहती है ठीक है हम आपको कॉम्पनसेट कर देंगे। तो जितना मुझे कॉम्पनसेशन मिलता है ना, या कोई भी पेमेंट मिलती है अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट यानी कि तोड़ने के बदले में, तो वो कॉम्पनसेट की मनी मेरी कहाँ टैक्सेबल हो जाएगी भाई? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो कौन कौन सी अमाउंट आती है? डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, कंपोजिट इनकम, और कंपोजिट रेंट हो गया, सबलेट के केस में हो गया, या फिर कोई प्लांट एंड मशीनरी है जो पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं है आपकी यहाँ टैक्सेबल हो जाएगी, या फिर कोई कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा रिसीव हो रहा है, कि किसी से गिफ्ट मिल रहा है, या कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है कॉम्पनसेशन पर, या डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर टर्मिनेट करने के केस में कॉम्पनसेशन रिसीव हो रहा है, या एंजल टैक्स का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है, या फिर कोई हमने टोकन मनी दे दी थी किसी कैपिटल एसेट के लिए और वो मनी हमने उसने फॉरफिट कर लिया, हमने मना कर दिया उसको कि हम आपका घर नहीं लेंगे। तो कैपिटल एसेट के फॉरफीचर के चक्कर में भी क्या होती है, जो मनी रिसीव हुई है और वो फॉरफिटेड मनी है उस पर भी कहाँ टैक्स लगता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं कि सेक्शन 56 के अलावा कुछ अदर इनकम भी होती हैं, जो हमने 12 इनकम्स वहाँ डिस्कस की, इसके अलावा कुछ वो स्पेसिफिक इनकम थी हमारी, उसके अलावा कुछ अदर इनकम्स भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स के लिए ये इनकम भी आपकी कहाँ टैक्सेबल होती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। पहली कौन सी? ऑल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिलेड रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। जैसे ना जितने भी प्रकार के इंटरेस्ट है बेटा इनडायरेक्ट है, आपके कहाँ आएंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। बैंक में पैसा जमा करा दिया हर महीने, यार 6 महीने में, यार 1 साल में, सेविंग से, अकाउंट से, डिपॉजिट से क्या आ रहा है आपको? इंटरेस्ट आ रहा है, कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। लोन दे रखा है किसी को, इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इनकम टैक्स पे कर रखा था आपने एडवांस में ही, साल के शुरू में ही हम एडवांस में अगर इनकम टैक्स पे कर देते हैं, मान लीजिए 5 लाख का इनकम टैक्स पे कर दिया, साल के एंड में कैलकुलेट किया 4.5 लाख का बन रहा था, मैंने 50,000 ज़्यादा पे कर रखा है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट मुझे क्या करेगी? रिफंड करेगी, वापस करेगी ज़्यादा पे किया हुआ इनकम टैक्स। तो गवर्नमेंट ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा देती है, जितने टाइम में मुझे वापस मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा टाइम लगा दिया। तो उस केस में क्या होगा कि जो एक्सेस टाइम लग गया, मैं बोलूँगी मेरे को इंटरेस्ट दो, सरकार कहती है ठीक है इंटरेस्ट ले लो, तो इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑफ इनकम टैक्स भी कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इनकम ऑफ ए टेनेंट फ्रॉम सबलेट के केस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।
वहाँ से जो इनकम आएगी वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय टीचर लॉयर फॉर डूइंग एग्जामिनेशन वर्क। मैंने बोला टीचर कॉलेज में पढ़ा रहा है तो सैलरी ऐड में टैक्सेबल होगा, लेकिन टीचर एग्जाम ड्यूटी दे रहा है ना, पेपर चेक कर रहा है, शीटें चेक कर रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है, तो वो सारी इनकम कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इनकम ऑफ रॉयल्टी, डायरेक्टर की फीस है, डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है, डायरेक्टर की जो फीस है वो कहाँ टैक्सेबल होती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। रेंट ऑफ लैंड नॉट अपरटेनेंट टू एनी बिल्डिंग, कोई भी ऐसी बिल्डिंग है, रेंट ऑफ लैंड नॉट अपरटेनेंट टू एनी बिल्डिंग, ये पूरी एक लैंड है, इस लैंड के साथ एक बिल्डिंग बना रखी है, इस बिल्डिंग को किराए पर दे रखा है, इस लैंड का इस बिल्डिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो इस लैंड का जो रेंट मिलेगा वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, इस बिल्डिंग का जो रेंट मिलेगा वो हाउस प्रॉपर्टी ऐड में टैक्सेबल होगा। उसके बाद है एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। मैंने एग्रीकल्चर के चैप्टर में भी बताया आपको कि अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है इनसाइड इंडिया आपकी है तो वो कहाँ टैक्सेबल होगी? हमारे इंडिया में ही एग्जेम्प्ट होगी वो। तो अगर हमारी एग्रीकल्चर लैंड आउटसाइड इंडिया है तो उसका जो टैक्स बनेगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है। उसके बाद मैं बात करती हूँ इनकम फ्रॉम मार्केट, फेरीज, फिशरीज, मछली पालन से, या फेरी वाले होते हैं जो एक ठेला लेके घूमते हैं, जैसे कोई फ्रूट का ठेला, वेजिटेबल वाले का ठेला, तो फ्रूट वेजिटेबल वाले भी किस में हेड में टैक्स पे करेंगे? सोच के देखो, वो पे करेंगे आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इनकम फ्रॉम लीज होल्ड प्रॉपर्टी, मैंने कोई अपनी प्रॉपर्टी लीज पर दे दी, पट्टे पर दे दी अपनी ज़मीन 5, 10, 20 साल के लिए, उससे जो लीज रेंट आएगा वो भी कहाँ टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। उसके बाद मैं बात करती हूँ रेम्यूनरेशन रिसीव्ड फॉर राइटिंग आर्टिकल्स इन जनरल। आपने देखा होगा बड़े बड़े राइटर्स के, ऑथर्स के आर्टिकल आते हैं जनरल में, न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, या बहुत सारे अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया न्यूज़पेपर है जहाँ उनके आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल लिखने से क्या होता है कि उनको जो मनी मिलती है वो मनी कहाँ टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। उसके बाद है इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज। अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज होते हैं, कई बार ना हम अपना टैक्स बचाना चाहते हैं, टैक्स बचाने के चक्कर में ना हम कुछ सोर्स की इनकम दिखाते ही नहीं है, उसको बोलते हैं अनडिस्क्लोज्ड, मतलब कि हमने ना शो ही नहीं की उन हेड की इनकम। बहुत हम ना अपने आप में ना बहुत ज़्यादा चालू बनने की कोशिश करते हैं कि हाँ हम तो गवर्नमेंट को बताएंगे ही नहीं कि हमारे पास कोई इनकम भी आ रही है, तो उसको बोलते हैं अनडिस्क्लोज्ड। लेकिन जब इनकम टैक्स वालों की रेड पड़ती है ना, और वो आकर के देखते हैं कि आपने तो ये इनकम छुपा रखी है, और फिर जब वो आपके ऊपर जो टैक्स लगाते हैं वो टैक्स कहाँ टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। वो कौन कौन सी हो सकती है अनडिस्क्लोज्ड सोर्स की इनकम? अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट, भाई किसी को कैश में उधार दे रखा है जिसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, या अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं पैसे लगा दिए लेकिन कोई वाउचर प्रूफ नहीं है। अनएक्सप्लेन्ड मनी, घर के पिल्लो कवर के अंदर इतना बड़ा पिल्लो कवर भर दिया नोटों का, एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके पास कि ये पैसे कहाँ से आए। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है, आपने दिखा दिया कि मैंने ना बुक के अंदर दिखा दिया 1 करोड़ के खर्चे हो गए, कहाँ हुए, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो उस केस में भी क्या होगा आपका? ये सारे के सारे जो भी फिर इनकम टैक्स वाले आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे, कहाँ टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। उसके बाद अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी अदरवाइज दैट थ्रू एन अकाउंट पे चेक ड्रॉन ऑन ए बैंक। आप हुंडीज के थ्रू अकाउंट पे चेक का यूज ना करके आप क्या कर रहे हो? हुंडीज के थ्रू पैसा पेमेंट कर रहे हो, तो वो पैसा भी आपका कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा? उधार लिया आपने, आपने पेमेंट किया हुंडीज के थ्रू। हुंडी ना पुराने टाइम में चलती थी, आपने सुना भी होगा, तो हुंडीज के थ्रू जो पैसा पेमेंट कर रहे हो वो भी आपका कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, चाहे आपने रिसीव किया हो। उसके बाद है जी इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय ऑन हिज ऑन कंट्रीब्यूशन टू एन अनरिकॉग्नाइज्ड फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड फंड का जो इंटरेस्ट है वो भी कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा? इसी हेड में। सैलरी ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल, एमएलए, एमपी, इनकी जो सैलरी है कहाँ टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अच्छा मैम ऐसा क्यों? आपने कहा था सैलरी तो सैलरी ऐड में होती है। बेटा सैलरी तभी सैलरी ऐड में टैक्सेबल होगी जहां दो व्यक्तियों के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होगा। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तभी वो चीज़ क्या है? सैलरी ऐड में टैक्सेबल होगी। अब एमएलए किसी का एम्प्लॉय नहीं है, उसको जनता ने अपॉइंट कर रखा है। एमपी किसी का एम्प्लॉय नहीं है,
वो हमारी भारत सरकार के अंदर हमारी जनता का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए उसको जो जिस भी प्रकार की सैलरी मिलेगी वो सारी उसकी कॉन्टेक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, और उसके जितने भी भत्ते होंगे वो सारे के सारे एग्जाम्प्ट होंगे। उसके बाद है इंश्योरेंस कमीशन नॉट चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन, कि कोई भी ऐसी इंश्योरेंस कमीशन जो आपकी पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल नहीं है वो कहाँ टैक्सेबल हो जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। रेंट ऑफ ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क होता है जब आप अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड करवा लेते हो ना, जैसे आपका नाइकी का ब्रांड है या एडिडास का ब्रांड है, ब्रांड को कंपनी ने रजिस्टर्ड करवा लिया ट्रेडमार्क एक्ट में, तो वो बन गया कंपनी का ट्रेडमार्क एक्ट, उसको फिर कोई कॉपी नहीं कर सकता। कॉपी नहीं कर सकता, आपने अपना ब्रांड नेम दे दिया, ट्रेडमार्क नेम दे दिया किसी अदर को यूज करने के लिए, आप भी एडिडास के नाम से जूते बनाइए, तो आपने उसको थोड़े टाइम के लिए रेंट पे दे दिया अपने ट्रेडमार्क को, तो उससे जो रेंट मिल रहा है ना वो भी आपका कहाँ टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। डायरेक्टर कमीशन फॉर गिविंग गारंटी टू बैंक या डायरेक्टर कमीशन फॉर अंडर राइटिंग शेयर ऑफ ए न्यू कंपनी, डायरेक्टर की कमीशन यहीं टैक्सेबल होगी। ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय डायरेक्टर हु इज नॉट एन एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय को मिलेगा वो सब सैलरी एड में जाएगा, जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, चाहे वो कॉम्पनसेशन हो, चाहे वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट हो, चाहे वो ग्रेच्युटी हो, कोई भी मनी हो, किसी भी प्रकार की मनी हो। ठीक है जी, तो अब ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है किसको, डायरेक्टर को, जो कि कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, तो वो कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अब बच्चे पता क्या बोलेंगे, पेपर में आ गया ना, ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय डायरेक्टर हु इज एम्प्लॉय ऑफ एन कंपनी, वो इस नोट को नहीं देखेंगे, वो बोलेंगे कि नहीं नहीं मैम ने कहा था डायरेक्टर को मिल रही है ग्रेच्युटी तो वो अदर सोर्स में आएगी। अगर वो कंपनी का एम्प्लॉय है तो वो सैलरी एड में टैक्सेबल होगी, अगर वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है तो फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। उसके बाद देखिए फैमिली पेंशन है, एक विडो है, एक विधवा है, उसको फैमिली पेंशन मिल रही है, तो उस केस में कितनी फैमिली पेंशन एग्जाम्प्ट होती है, अगर फैमिली पेंशन मिल रही है विडो ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का कोई एम्प्लॉय और उसकी विडो को फैमिली पेंशन मिल रही है तो वो एग्जाम्प्ट होगी। अगर किसी गैलेंट्री अवॉर्डी को फैमिली पेंशन मिल रही है तो वो भी एग्जाम्प्ट हो गया। फैमिली पेंशन में कौन कौन आ जाएगा, स्पाउस, चिल्ड्रन, पत्नी और बच्चे, और पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर भी आएंगे अगर वो होली डिपेंडेंट थे उस पर जिसकी मृत्यु हुई है। नेक्स्ट देखो, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम डिपॉजिट इन नेशनल सेविंग स्कीम, एनएसएस की स्कीम में आपने पैसा डाल रखा था, आपने अब वहां से पैसा निकलवाया तो टैक्स किस कौन से एक्ट हेड में दोगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। उसके बाद है क्रिकेटर की इनकम, बड़ा ही मजेदार कंसेप्ट है, हमें ना पता ही नहीं था कि क्रिकेटर कैसे कमाते हैं, क्या करते हैं, ये सब ना आपको टैक्स, इनकम टैक्स आपको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ। अगर आपका इंटरेस्ट बने ना, कभी अच्छे से ना मन लगा के पढ़ के देखना, लिटरली बता रही हूँ, बहुत कुछ सिखाता है आपको। अब जो क्रिकेटर्स खेलते हैं, क्रिकेटर अपनी इनकम का पैसा भी किसको देते हैं, सरकार को देते हैं, कैसे, टैक्स भर के। अगर वो टेस्ट मैच खेलते हैं और टेस्ट मैच से उनको जो पैसा मिलता है, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड बाय द प्लेयर फ्रॉम द क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड सीसीबी इज टैक्सेबल आफ्टर अलाउिंग ए डिडक्शन ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू 75% ऑफ सच रिसिप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न सच इनकम। अगर उसने खेला टेस्ट मैच खेला, उसको 1 करोड़ रुपया मिला विराट कोहली को टेस्ट मैच खेल के, और वो टेस्ट मैच इंडिया के अंदर खेला गया था। विराट कोहली को मिलता है 1 करोड़ रुपया, विराट कोहली को ये बोला गया कि आप 75% अपने खर्चों का घटा लो, यानी कि 1 करोड़ में से आपको 75% छूट है, आप टैक्स ना भरो उसके ऊपर। 1 करोड़ में से 75 लाख रुपए घटा लेगा वो, बाकी पे टैक्स पे कर देगा। ठीक है, तो 70, अगर टेस्ट मैच इंडिया में खेले जाते हैं तो 75% अलाउड होता है उनको अपने खर्चे घटाने के लिए। अगर अदर मैच खेले जाते हैं इंडिया में तो ये मान लिया जाता है कि जितना मिला है सारा का सारा ही क्या हो गया होगा, खर्च हो गया होगा, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। टेस्ट मैच के केस में 25% टैक्सेबल होता है, 75% आप घटा सकते हो। अदर मैच में सारा का सारा टैक्स फ्री। अगर मैच आउटसाइड इंडिया खेले जाते हैं तो 50% की डिडक्शन मिलती है और बाकी 50% आपका टैक्सेबल हो जाता है। देख लो आप, अब क्रिकेटर है 5-5 करोड़ रुपए एक मैच का ले रहे हैं, 5 करोड़ है, अगर ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहा है 5 करोड़ रुपए ले रहे हैं वो लोग, तो 2.5 करोड़ सरकार का होता है, 2.5 करोड़ का प्लेयर का होता है। 2.5 करोड़ सरकार का मतलब 2.5 करोड़ पर उनको टैक्स पे करना पड़ता है, पूरा गवर्नमेंट का नहीं होता, टैक्स की रेट होती है। फिर टिप्स रिसीव्ड बाय अ वेटर और टैक्सी ड्राइवर नॉट बीइंग बाय हिज एम्प्लॉयर। अब ना हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, हमने कोई कैब बुक की हुई है,
हम ना कैब वाले से खुश हो जाते हैं, हम उसको टिप दे देते हैं। या हम होटल में गए, होटल में ना हमारे को खाने की सर्विस बहुत अच्छी लगी, हमने वेटर को टिप दे दी, तो जो वेटर को टिप दी है ना हमने, वो तो उसकी सैलरी ऐड में टैक्सेबल नहीं होगी, वो उसके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। जो एम्प्लॉयर वेटर को सैलरी देगा वो उसके सैलरी ऐड में टैक्सेबल होगी, लेकिन जो आके कस्टमर अपनी इच्छा से वेटर को कुछ भी टिप दे जाते हैं तो वो उसके वेटर के इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी, क्योंकि वेटर हमारा एम्प्लॉय नहीं है। जहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ वहीं पर ये चीज़ क्या होगी, अप्लाई होगी। उसके बाद बात करते हैं हम कुछ अदर इंपॉर्टेंट आइटम्स की, पॉइंट्स की, रिलेटेड टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो पॉइंट्स में आ जाएगा विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, अदर गेम, गैम्बलिंग, बैटिंग, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। ये सब चीज़ें हैं, अगर इनसे हमें 10,000 से ज़्यादा पैसा मिल रहा है, 10,000 रुपये तक मिल रहा है, तो कोई टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस उसी टाइम पर नहीं कटेगा। टैक्स तो लगेगा, समझो टैक्स और टीडीएस में फ़र्क होता है। टैक्स तो कटेगा नो डाउट, लेकिन टीडीएस नहीं कटेगा। मैं बताती हूँ कैसे। मैंने कमाए लॉटरी जीत के 8,000 रुपये, लॉटरी जीती मैंने, कौन बनेगा करोड़पति में मैंने कितने कमाए, 8,000 रुपये, तो वो मेरे को पूरे के पूरे 8,000 दे देंगे, क्योंकि वो मेरा टैक्स नहीं काटेंगे, वहाँ पर टैक्स मैं अपना खुद पे करूँगी। लेकिन मैंने अपने जीते 12,000 रुपये, 10,000 से ज़्यादा हो गया तो वो मेरा 30% टैक्स काट लेंगे, 3,600। बाकी वो मुझे पैसा वापस दे देंगे 8,400 रुपये, फिर मैं अपने आप से टैक्स पे नहीं करूँगी। ठीक है जी, ये होता है टैक्स और टीडीएस का डिफरेंस। और विनिंग फ्रॉम लॉटरी पे कितने परसेंट से टैक्स पे करेंगे हम, 30% से। ठीक है जी, तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, सभी की एक ही रेट होती है 30%। अगर इन सब की अमाउंट अब नए, पहले 5,000 और 10,000 का वेरिएशन होता था, अब सबकी ही अमाउंट 10,000 कर दी गई है कि अगर 10,000 से ऊपर की अमाउंट है तो जहाँ पर हम लेके आ रहे हैं, जहाँ पर हमने कमाया ये पैसा, वो लोग टैक्स डिडक्ट कर लेंगे 10,000 से ऊपर की इनकम होते ही। अगर 10,000 से नीचे की इनकम है तो हम अपना टैक्स खुद पे करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, कहाँ टैक्सेबल होगा, अगर हमारा पर्पस सिक्योरिटीज़ को खरीदना बेचना, या अगर हम ट्रेड कर रहे हैं ना सिक्योरिटीज़ में, तो वो हमारा जो टैक्स इंटरेस्ट है वो कहाँ टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी हेड में। भाई मेरा तो काम ही है, आज शेयर खरीद लिए, कल बेच दिए, फिर खरीद लिए, फिर बेच दिए, तो मेरा जो इंटरेस्ट है ना सिक्योरिटीज़ का, वो कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, पीजीबीपी में। लेकिन अगर मैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से शेयर खरीद रही हूँ या डिबेंचर खरीद रही हूँ, तो उसका जो इंटरेस्ट आएगा वो मेरी सेविंग में आएगा, तो वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाता है। फिर मैं डिविडेंड की बात करती हूँ। डिविडेंड फुल्ली टैक्सेबल हो गया है, किसके एंड में, शेयर होल्डर के एंड में। जो डोमेस्टिक कंपनी से पहले डिविडेंड मिलता था वो शेयर होल्डर के लिए टैक्स फ्री होता था, लेकिन नए अमेंडमेंट में ये शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल बना दिया गया है। नेक्स्ट देखो, डिडक्शंस अलाउड अंडर द हेड। इस हेड में कौन कौन सी डिडक्शंस अलाउड की गई हैं। सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 56 में आपको क्या था, इनकम्स कौन कौन सी टैक्सेबल है। अब आ गया है कि कौन कौन से खर्चे क्या है, आप इसमें से घटा सकते हो। पहली बात, गोल्डन रूल सुनो, जो भी लीगल खर्चे होंगे, इन इनकम्स को कमाने में आपने खर्च किए होंगे वो आप घटा सकते हो, लेकिन इलीगल खर्चे आप नहीं घटा सकते। जैसे कि इन द केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज और डिविडेंड, एनी रीजनेबल सम बाय पे ऑफ कमीशन और रेमनरेशन टू बैंक इज डिडक्टेबल। भाई सिक्योरिटीज खरीदी, शेयर खरीदिए, किसी को ब्रोकरेज दलाली दी होगी, कमीशन दी होगी, भाई मेरे खरीदवा दे, भाई मेरे को दिलवा दे, ऐसा हमने बोला होगा ना, तो उसने हमें परचेज करने में हेल्प की होगी। अब हेल्प किया तो हमारा भी तो कोई खर्चा लगा होगा ना। अगर हम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ पे टैक्स पे कर रहे हैं, तो जो सिक्योरिटीज़ को खरीदने में खर्चा लगा होगा वो भी हम घटा सकते हैं कमीशन के रूप में। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने किसी से लोन लिया होगा, बीच में कोई ब्रोकरेज दी होगी, तो उस पर्पस के लिए भी जो हमारा खर्चा हुआ होगा वो भी हम घटा सकते हैं। थर्ड है, इन द केस ऑफ इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर विद और विदाउट बिल्डिंग विच इज़ चार्जेबल टू टैक्स द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे कि ना हमने कोई मशीनरी है, प्लांट है, किराए पर दिया है, तो उस मशीनरी और प्लांट को किराए पर देने से हमें जो रेंट मिल रहा है उससे रिलेटेड हमने कोई एक्सपेंडिचर किए होंगे मशीनरी और प्लांट पे। अब आपको पता है कि मशीनरी चलते चलते ख़राब हो जाती है तो रिपेयर करवानी पड़ती है,
रिपेयर का घटा सकते हैं, इंश्योरेंस करवाया होगा अगर हमने मशीनरी का तो वो भी घटा सकते हैं, डेप्रिसिएशन है वो भी घटा सकते हैं आप, तो इसकी भी हमें डिडक्शन मिलेगी। फोर्थ वन इज फैमिली पेंशन के केस में कहते हैं कि विडो को जो फैमिली पेंशन मिलती है वो हमने क्या किया, टैक्सेबल मान ली, लेकिन उसकी भी डिडक्शन मिलती है, कितनी मिलती है, 15,000 या 33% ऑफ द सच इनकम विच एवर इज लेस। भाई मान लीजिए मेरे को 20,000 रुपये, या आप कह सकते हो कि मेरे को 20,000 रुपये क्या मिले हैं, 18,000 बोल दो, चलो 18,000 रुपये मेरे को क्या मिली है, फैमिली पेंशन मिली है 1 साल की। अब 18,000 पे मैं सारा थोड़ी टैक्स पे करूंगी, 18,000 एक बार मैं इनकम में ऐड कर दूंगी, फिर मैं डिडक्शंस के सेट पे आऊंगी, तो 15,000 या 33% ऑफ 18,000, दोनों में से जो कम होगा उसकी मैं डिडक्शंस ले सकती हूँ। उसके बाद है सबलेट के केस में, भाई किराएदार ने अपने अंडर में जो किराएदार रखा हुआ है, तो किराएदार को जो इनकम मिल रही है वो उसके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल है, लेकिन जो उसने अपने अंडर में किराएदार रखा हुआ है सबलेट पोर्शन के लिए उसको रिपेयर भी कराना पड़ेगा उसका रूम, उसको अदर चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे, तो उसके लिए वो डिडक्शंस ले सकता है। कोई भी अदर एक्सपेंडिचर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर ना हो, पर्सनल एक्सपेंडिचर ना हो, वो भी आप घटा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी, जैसे कि कॉम्पनसेशन की बात की हमने, जैसे इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन हम स्टार्टिंग में बात करके आए हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉम्पनसेशन है, तो 50% इस कॉम्पनसेशन का आप क्या करोगे, डिडक्शन ले सकते हो। समझ में आ। उसके बाद है अमाउंट नॉट डिडक्टेबल, कौन कौन सी ऐसी अमाउंट है कि जो आपकी डिडक्टेबल नहीं होंगी। यहां तक आप देखो, एक बार ना मैं आपको क्लैरिफाई, फटाफट से चलते हैं हम पीछे, हम क्या पढ़ के आए हैं। हमने शुरू किया था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से, क्या होता है, ठीक है जी। फिर हम आए थे कौन कौन सी इनकम है, रट गई होंगी आई थिंक अब तक तो आपको, गिफ्ट है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है, सबलेट का पोर्शन है, कंपोजिट रेंट है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कोई कंपनसेशन है, कोई फॉरफिटिंग की अमाउंट है, कोई एडवांस मनी है, एंजल टैक्स है, ये सब टैक्सेबल होंगी। फिर हमने देखा कि साथ में फिशरीज़ है, फेरी वाला है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, टीचर की रेमनरेशन है जो कि उसको एग्ज़ाम ड्यूटी करके मिली है, बैंक में पैसा जमा कराया उसका इंटरेस्ट मिला है, कोई अनएक्सप्लेन्ड मनी है, इनकम टैक्स वालों ने रेड मार के जिसके ऊपर टैक्स पे कराया है, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। एमएलए एमपी की सैलरी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल है। ट्रेडमार्क का रेंट है, डायरेक्टर की कमीशन है, फैमिली की पेंशन है, क्रिकेटर्स की जो इनकम है वो भी हमने डिस्कस की है, टैक्सी ड्राइवर की टिप है, ये सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनती है। अब उसके अलावा कुछ अदर आइटम्स में हमने बात की है, क्रॉसवर्ड पजल, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, डिविडेंड की, और फिर हमने देखा कि कौन कौन सी डिडक्शन है जो हमें मिलती हैं। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ की, लोन की, रिपेयर की, फैमिली पेंशन की, सबलेट के केस में, ये सब हमें क्या मिलती है, डिडक्शंस मिलती हैं। अब मैं बात करती हूँ अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल, कौन कौन सी अमाउंट है जो डिडक्टेबल नहीं होती सेक्शन 58 में। द फॉलोइंग अमाउंट शैल नॉट बी डिडक्टेबल इन कंप्यूटिंग द इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो एनी पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द एसएससी, आप सोच के देखो भाई, पर्सनल खर्चे क्यों घटाने देगी सरकार हमें, तो कोई भी पर्सनल खर्चे नहीं घटा सकते हम। कोई भी इंटरेस्ट की ऐसी इनकम है जिसके ऊपर आपने खर्चा किया हो और वो खर्चा आउटसाइड इंडिया किया हो, वो भी आप नहीं घटा सकते। उसके बाद है वेल्थ टैक्स की मनी आप नहीं घटा सकते। उसके बाद आपने कैश में पेमेंट किया 10,000 या 35,000, रूल क्या कहता है कि आपको चेक के थ्रू या ऑनलाइन पेमेंट करनी चाहिए थी, लेकिन आपने कैश में पेमेंट कर दी 10,000 कोई भी नॉर्मल खर्चे के लिए, और 35,000 जब आपने क्या किया है, गुड्स को कैरिज पे, गुड्स का कैरिज यानी कि भाड़ा पे किया या लीजिंग के लिए, यानी कि 35,000 आपने गुड्स को परचेज करने में खर्च किए हो और 35,000 की पेमेंट आपने कैश से कर दी हो, या 35,000 से ज़्यादा की पेमेंट आपने कैश से कर दी हो, तो जितनी पेमेंट आपने कैश में की है ना वो कोई भी डिडक्टेबल नहीं होगी, ये नहीं माना जाएगा कि आपने वो खर्चा किया है, क्योंकि स्ट्रिक्ट रूल है 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट आप किसी पर्पज़ के लिए कर रहे हो, और 35,000 से ज़्यादा की पेमेंट आप किस लिए कर रहे हो, गुड्स को कैरेज करने के लिए, लीज पे लेने के लिए, हायर करने के लिए। तो अगर आपने ये खर्चा बिना किसी चेक के किया है, बिना किसी ऑनलाइन पेमेंट के किया है, तो वो आपका डिडक्टेबल नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं एक्सपेंसेस और लॉसेस इन कनेक्शन विद इनकम फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेस, कार्ड गेम, गैम्बलिंग और बैटिंग ऑफ एनी नेचर शैल नॉट बी डिडक्टेबल इन कंप्यूटिंग द सेड इनकम। वो कहता है कि कोई भी ऐसा खर्चा है जो आपने लॉटरी
लगाते वक्त किया हो। जैसे अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं ना ताश में जीत गया, मैंने जुआ खेल के जीत गया, लेकिन मैं जुआ खेलते वक्त ना 50 रुपए की ताश की गड्डी लाया था तो मेरे को वो घटाने दो। अरे ऐसे थोड़ी होता है, मैंने पहले ही कहा था लीगल खर्चे घटते हैं, इलीगल खर्चे कभी नहीं घटते। तो लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, गैम्बलिंग से रिलेटेड कोई भी आपका जो खर्चा हुआ है, इनकम आपकी सारी टैक्सेबल है, लेकिन खर्चा आपका कोई भी टैक्सेबल नहीं है। हाउएवर, लेकिन इसने एक बात, एक एक्सेप्शन आपको ये भी दे दी। चलो, हाउएवर दिस प्रोहिबिशन विल नॉट अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ एन एसएससी बीइंग द ओनर ऑफ द हॉर्स रेस। अगर मैं हॉर्स रेस की ओनर हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं घोड़ों की दौड़ अरेंज करवाती हूँ, उस केस में मुझे घोड़ों को की दौड़ के लिए एक सेटअप मेंटेन करना पड़ेगा, टेंट वेंट भी लगाने पड़ेंगे, जजेस को बुलाना पड़ेगा, और मुझे हर चीज़ की गेम के लिए तैयारियां करनी होगी। उसके लिए जो खर्चे लगेंगे ना, ओनर घटा सकता है, लेकिन जो पार्टिसिपेंट है वो नहीं घटा सकते। ठीक है। उसके बाद है एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिलेशन टू एग्जाम्प्टेड इनकम इज नॉट डिडक्टेबल। जो इनकम एग्जाम्प्टेड है उससे रिलेटेड कोई खर्चा है वो थोड़ी ना घटाओगे। जिसकी इनकम ही टैक्सेबल नहीं है उसका खर्चा कैसे टैक्स घटा सकते हो आप। तो ये है हमारी अमाउंट नॉट डिडक्टेबल कंसेप्ट। तो हमने क्या पढ़ा आज? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का चैप्टर पढ़ा हमने। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इस लेक्चर को कैसे सुनना है, स्टार्टिंग से कौन कौन सी इनकम्स होती है जिन पे टैक्स लगता है, अदर इनकम्स कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से खर्चे डिडक्टेबल हो सकते हैं, कहाँ पर टीडीएस कटता है, डिविडेंड क्या है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ क्या है, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन क्या है, कौन कौन से खर्चे घटते हैं, कैश में कितनी मनी में घटेंगे, और ऑनलाइन कितना होना चाहिए, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। तो मेनली यहाँ पर की पॉइंट मेन्यू बार में बता देती हूँ मैं एक बार रिकैप में कि जो टीडीएस कटता है ना, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, गैम्बलिंग, इसकी स्पेशल रेट कितनी है? 30% की है। क्लियर। और अगर जो टीडीएस कटेगा वो 10,000 रुपये से ऊपर की अमाउंट होगी ना, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, गैम्बलिंग, तभी वो घटेगा। डिविडेंड पूरा का पूरा टैक्सेबल हो गया है शेयर होल्डर के हैंड्स में। पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं घटा सकते, वेल्थ टैक्स का पैसा नहीं घटा सकते, जिसकी इनकम एग्जाम्प्ट है उसका आप डिडक्शंस नहीं ले सकते खर्चे की। ठीक है। और आपका जो है इलीगल मनी का खर्चा नहीं घटेगा आपका। और उसके अलावा बाकी जो खर्चे होते हैं पर्सनल नेचर के वो भी नहीं घटते। तो ये सब हमने बेटा डिस्कस कर लिया। एक टैक्सी ड्राइवर की जो टिप है, ये हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये देख लेना। वो ये बोलते हैं कि जो टैक्सी ड्राइवर को टिप मिलती है ये कौन से हेड में टैक्सेबल है। 4 हेड के नाम दे देंगे आपको। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बेटा अगर आप इसकी आगे भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप HC मल्होत्रा बीकॉम फाइनल, MCOM फाइनल का जो टेक्स्ट है आप उसकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है। आप वहाँ से पढ़ सकते हो, अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आप। अगर आपको और भी कोई चीज़ें, कंटेंट नहीं समझ में आ रहा है, आप HC मल्होत्रा की बुक से हेल्प ले सकते हो। वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है जी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी लगे तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।